रिकॉर्डिंग तो कर देता हूँ स्टार्ट। पता नहीं ये अर्जुन के काम आएगा या नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल चल रहा है अभी। खैर एनीवेज, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने करी थी किसकी, अल्केन की। कुछ रिएक्शंस के अंदर हमने करी थी जिसमें कंट्रोल ऑक्सीडेशन थी, आइसोमराइजेशन था, कंबशन था, है ना। ये सारी रिएक्शन हो गई थी ना आप लोगों की, और सब्स्टिट्यूशन भी हो गया था। इतना कंप्लीट है सबका? ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर आपकी ये 5th नंबर की आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटाइजेशन। तो बहुत आसान रिएक्शन है, इसके मेन पॉइंट्स को हमें समझना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे याद रखना है। तो एरोमेटाइजेशन क्या होती है? सबसे पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें से खुशबू आती है ना, एरोमा देने वाले कंपाउंड। तो ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसको दो नाम से जाना जाता है। तो दूसरा नाम लिख लेते हैं इसका जो अनदर नेम होता है, अनदर नेम ऑफ एरोमेटाइजेशन इज कॉल्ड, इसको हम प्यार से कहते हैं रीफॉर्मिंग। री मतलब क्या होता है भाई? दोबारा से बनना, है ना, रीफॉर्मिंग। तो कोई भी चीज़ अगर दोबारा से बनती है तो मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी है वो एक से ज़्यादा बार बन सकती है। तो यहाँ पे जो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड आता है बेंजीन। तो एरोमेटाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एरोमेटिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। तो इसकी पॉइंट क्या हो गया? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच एरोमेटिक कंपाउंड, या इसको हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर रिंग होती है। तो रिंग कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है किसका? एरोमेटाइजेशन के अंदर की प्रोसेस क्या होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? रिंग वाले कंपाउंड्स होंगे, जैसे बेंजीन रिंग हो गया। तो इसमें बहुत ही आसानी से सिंपल सा एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर हम लोग कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, और हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर के अंदर रिएक्शन होती है। तो आप ये लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, इन दिस रिएक्शन ए टेम्परेचर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा अराउंड आपका 773 केल्विन। बी पॉइंट, प्रेशर हम हाई यूज़ करते हैं अराउंड 10 से लेके 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक बार होता है। यहाँ पे हम 10 से 20 कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया। तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ये जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं यहाँ पे 3 होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आपका Cr2O3, ये हो सकता है, या इसके अलावा आप डाल सकते हो V2O5, या इसके अलावा आप डाल सकते हो MO2O3। तो Cr से हो गया आपका क्रोमियम ऑक्साइड, V से हो गया वेनेडियम ऑक्साइड, MO2 होता है आपका मोलिडिनम, ठीक है। तो वो भी आपका एक ऑक्साइड है, उसको ये मत सोचना कि कुछ और कंपाउंड आ गया है। वो मोलिडिनम आपका एक एलिमेंट है, डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इस रिएक्शन से पहले आपको ये 4-5 बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद अब हम रिएक्शन में आते हैं। ये नोट हो गया सबका? यस सर। ओके जी। अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल वे में देखते हैं। एक चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है एन अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के आगे लिख देता हूँ उसका मतलब होता है नॉर्मल, मतलब कि स्ट्रेट चेन में जो भी चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे एन हेक्सेन ले रहा हूँ मैं। एन हेक्सेन का मतलब क्या हो गया? आपके पास 6
कार्बन 1 2 3 4 5 6 ये आ गए, इसको आपने कह दिया एन हेक्सेन, ठीक है। देन इसको आपने रिएक्ट कराया है, आपने एक कोचिंग सेंटर का नाम सुना है ना, विद्या मंदिर क्लासेस, तो VMC आपने लिखना है, ठीक है। और सबके साथ में क्या लगाते हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे, ये एक हो गया हमारे पास V2O5, दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास MO2O3, तीसरा हो सकता है Cr2O3। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको याद रहेगा, क्या याद रखना है आपको, ये ऑप्शन में है, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं तीनों यूज़ करवा रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के हिसाब से आपको तीनों याद होने चाहिए, VMC, ठीक है। और इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो सिंपली क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन रिंग बन जाएगा। ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई। अब बेंजीन रिंग ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकती है और बेंजीन रिंग आपकी इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो रीफॉर्मिंग जो हमने नाम दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। दैट इज़ वाई अनदर नेम ऑफ एरोमेटाइजेशन इज़ रीफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बेंजीन रिंग रेजोनेंस दिखाती है। रेजोनेंस में की स्पेलिंग में भी RE आता है ना, री मतलब अगेन आ रहा है, वहाँ पे भी कोई ऐसा प्रोसेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। कई बार बुक्स में क्या करते हैं, जो एन हेक्सेन है इसको बच्चों को थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड कराने के लिए इसको रिंग की फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे अब यहाँ पे हमारे कुछ नहीं है तो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। उसी चीज़ को ऐसे करके लिख के दिखा देंगे, जैसे CH3 CH2 CH2, ये ना थोड़ा सा इसको ऐसा लगेगा कि साइक्लिक कंपाउंड है। तो अगर इस टाइप से कुछ कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है तो उसको देख के आप समझ जाना कि हाँ सारे सिंगल बॉन्डेड ही हैं, है तो सारे अल्केन ही। अब मैं इसको सीधा लिखूँ या ऐसे घुमा के लिखूँ, जो नंबर ऑफ कार्बन है वो तो सेम रहेंगे, हाइड्रोजन भी सेम ही रहेंगे, तो अल्केन ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत आसानी से ये बन जाता है। इसके अलावा इसमें आप चाहो तो कुछ और भी चीज़ें इसमें क्रिएट कर सकते हैं, टॉलिन भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। लेकिन ये आपके सिंपल से रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन, ये आप याद रखना, ठीक है। आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट सेशन में चलें जी। ओके जी। तो अगली रिएक्शन आती है आपके पास, वो वाटर के साथ है। थोड़ा सा गर्म पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें रिएक्शन में। तो उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद स्टीम। तो आप चाहे स्टीम लिखो या आप उसकी जगह में हॉट वाटर लिख दो, एक ही बात है यार, गर्म पानी है ना। आसान सी रिएक्शन है। इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, अल्केन, उसको रिएक्ट करा देते हैं पानी के साथ में H2O इन द प्रेजेंस ऑफ Ni एज ए कैटलिस्ट, और हीट कर देते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और क्या बना देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। बचे कितने हाइड्रोजन मेरे पास, 4 यहाँ पे और 2 इधर हैं, मतलब 6 हाइड्रोजन बचे हैं। इसको हम लिख लेते हैं 3H2। तो यहाँ पे जो हमने हीट करा है ना अलग से, तो ये जो हीट करा है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है, इसको मैं 1273 केल्विन, मतलब लगभग आप एवरेज मान लो 1300 केल्विन है। और Ni का हमने इस्तेमाल करा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हमने H2 क्रिएट करी है, ये डाई हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल यूज़ में भी बहुत यूज़ होती है। इंडस्ट्री के अंदर हम अगर डाई हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है आपको तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि डाई हाइड्रोजन से मिलता जुलता कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो विच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटेन्स डाई हाइड्रोजन। तो H2 कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ए फ्यूल सेल। ये ध्यान रखना, क्या बनाने में काम आता है ये, फ्यूल सेल। अब ये फ्यूल सेल क्या होता है, जैसे सपोज़ करो कि अभी हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं, चांद की सैर करने निकलते हैं, है ना। सोच के ऐसा लग रहा है चांद में कैसे जाएंगे। अब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जा रहे हैं चांद में, अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पानी ले जाने के लिए पानी की हम टंकी लेके चले जाएं, भैया सिंटेक्स का वाटर टैंक लेके जा रहे हैं ऊपर वहीं पानी पी रहे हैं, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं जिसमें से एक तरफ से हम यहाँ पे डालते हैं डाई हाइड्रोजन और यहाँ से डालते हैं ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं। तो ऊपर से बीच में से यहाँ पे आपका जो है निकल जाता है H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर के वेपर्स निकल जाते हैं। तो फ्यूल सेल एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिससे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं वाटर वेपर्स को। फिर इन वाटर के जो वेपर्स होते हैं इनको आप कंडेंस कर लो, कंडेंस करने के बाद आपको वाटर मिल जाता है। तो ये जो हमारी कार्बन मीथेन की रिएक्शन है वाटर के साथ में, इससे बहुत सारे अमाउंट में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में डाई हाइड्रोजन मुझे मिल रहा है। उस डाई हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और क्या बना सकता हूँ, फ्यूल सेल बना सकता हूँ। ये फ्यूल सेल से पानी बन जाएगा और अगर पानी बन जाएगा तो फिर हम एज ए एस्ट्रोनॉट्स वगैरह के लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा पानी पीना, क्योंकि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर तो लेके ही जाते हैं। तो ये सबसे पहले एक अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, वहाँ पे सबसे पहले फ्यूल सेल यूज़ हुआ था। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ अबाउट रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है। इवन इसके डिटेल में पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में क्लास 12th में एक पूरा चैप्टर भी है, वहाँ पे हम इसकी और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसे। अब हम आते हैं इसके बाद रिएक्शन नंबर 7, दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग पढ़ेंगे हम लोग। ये सबका नोट हो गया जी? आगे ओके जी। तो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग का दूसरा नाम होता है पायरोलिसिस। पायरो का मतलब क्या होता है, हीट करना, और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो पायरो कभी वर्ड आएगा तो मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को हीट कर रहे हैं, और जब हम हीट करेंगे तो इस ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग हाई टेम्परेचर देंगे। और लिसिस वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिसोशिएट करने के लिए, दैट इज़ ब्रेक डाउन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्रैकिंग। अगर कोई भी आपके पास सपोज़ करो कोई बड़ी चीज़ है, ये कुछ बड़ी सी चीज़ है, इसको अपने आप दोनों हाथों से मोड़ रहे हो, है ना, इसे तोड़ना चाह रहे हो, तो इसमें क्या आ सकते हैं, बीच बीच में क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से कुछ टूट सकता है। तो क्रैकिंग का मतलब एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ों में तोड़ना। यहाँ पे पायरोलिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हायर अल्केन्स होते हैं हमारे पास, जो कि जिनमें कार्बन मोर देन 5 होते हैं, या आप कह सकोगे 10, 12, 15, 50, 60 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है अल्केन्स के अंदर। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर में डिसोशिएट कर रहे हैं। तो अगर हम हायर अल्केन्स को हाई टेम्परेचर में तोड़ते हैं और वो ब्रेक डाउन होने के बाद छोटे अल्केन्स में या अल्कीन में हमें मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्रैकिंग कहते हैं या पायरोलिसिस कहते हैं। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ये सब कब होगा, हाई टेम्परेचर में होगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। C6H14 है हमारे पास, इसको मैंने हीट करा 773 केल्विन में, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर है। तो इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमने दिखाई हैं। एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इस फॉर्म में टूट जाएगा C6H12 में और डाई हाइड्रोजन गैस बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि C4H8 में टूटे और C2H6 में टूटे। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये C3H6 में टूट जाए, मतलब एल्कीन बन गया इस बार। C2H4 ये भी एल्कीन है, और CH4। तो ये हमने क्या करा, हाई टेम्परेचर के अंदर इसको 3 पॉसिबिलिटी दिखा दी हैं। 3 सेपरेट रिएक्शंस हो सकते हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन एग्जिस्ट कर सकती हैं जब हम इसको तोड़ें, क्योंकि क्रैक कोई फिक्स नहीं हो सकता ना। आप किसी भी चीज़ को क्रैक करोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता उसका यूनिफॉर्म पार्ट्स हो, एक रास्ता हो, एक पाथ तो क्रिएट हो नहीं सकता उसके अंदर। आपके पास सपोज़ करो कोई पापड़ है, गरम गरम पापड़ आप लोग खा रहे हो, उसको आप क्रैक करो तो कोई पैटर्न तो है नहीं कहाँ से टूटेगा एग्जैक्टली, कैसे भी टूट सकता है, कोई बड़ा टुकड़ा हो सकता है, कोई छोटा टुकड़ा हो सकता है। ऐसे ही जब हम हाई टेम्परेचर में अल्केन को तोड़ते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। एक पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है, ये दूसरी, ये तीसरी पॉसिबिलिटीज़ है। तो क्रैक्स तो कैन बी पॉसिबल इन डिफरेंट वेज।
तो दैट इज़ वाई पायरोलिसिस क्रैकिंग हाई टेम्परेचर में यूज़ होने वाली रिएक्शन होती है, और ऑयल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है ना। तो ये ज़्यादातर पूछेंगे कहाँ यूज़ होती है, हमारी ऑयल इंडस्ट्री में। तो पेट्रोल वगैरह तो हम जान ही रहे हो आजकल क्या हालत हो गई यार, पेट्रोल की बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। और आज जैसे इंडिया हारी है तो उसके ऊपर तो जोक्स भी होने लग गए। इंडिया का जो स्कोर है वो न्यूजीलैंड से इतना ज़्यादा बनाया उन्होंने कि कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत के बराबर तो स्कोर बना लें पहले, फिर वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात हो गई अब। तो इनको अच्छे तरीके से क्रिकेटर्स को सुनाया जा रहा है आजकल। खैर एनीवेज, मैच है, मैच में हार जीत होती है। तो जी ये रिएक्शन हमने यूज़ कर लिया, नोट कर लिया। बहुत ही बढ़िया जी। तो यहाँ पे हमारा जो पायरोलिसिस है, क्रैकिंग है, इसमें चाहो तो आप यार अलग से कुछ कैटलिस्ट भी लिख सकते हो। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे Ni यूज़ कर सकते हो, प्लेटिनम यूज़ कर सकते हो, पैलेडियम यूज़ कर सकते हो। पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्केन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारी एंड होती है। अब हम जल्दी से आगे चले जाते हैं जी अगली रिएक्शन में, अगले मेथड में। अगला मेथड हमारा यूज़ होने वाला है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम करेंगे जिसका नाम है एल्कीन। तो अल्कीन के बारे में पहले 3-4 छोटी छोटी आसान सी बातें जो आप सबको पता है वो फिर भी रिकॉल करानी है मुझे। एल्कीन के अंदर भाई डबल बॉन्ड होता है, वो हम जानते हैं, CnH2n इसका नाम होता है। ये दूसरे नाम ये ओलिफिन्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग, है ना। जितने अगर आपको ऑयल की कंपनी के बारे में देखना है या जानना है तो आप इसके बारे में देखो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पेट्रोल वाले ऑयल की बात हो रही है, फैटी लीवर ऑयल्स भी होते हैं हमारे पास, कैरोसिन ऑयल्स भी होते हैं हमारे पास, है ना, बहुत सारे ऑयल में। तो ऑल ऑयल्स कंटेन CnH2n डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है और इसका जो डबल बॉन्ड है, इसमें अगर हम इसको ऐसे देखें, इस टाइप से अगर कोई भी एल्कीन को ले लें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड तो क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, S4 सिग्मा S4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो कभी भी डिसलोकेट या अपनी पोजीशन से हट नहीं सकता। तो पोजीशन अगर किसी की हमें चेंज करानी होगी तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ ओनली पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस। हमारे पास टोटल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे भाई, टोटल बॉन्ड देखें अगर कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया 1 2 3 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। 6 बॉन्ड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड मूवेबल है, और वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो अगर मैं इसको पाई बॉन्ड मानता हूँ तो यही बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट कर सकता है अपनी पोजीशन को, ठीक है, जो हम नॉर्मल वे में करते हुए रहते हैं। अब अल्कीन्स जो होते हैं इनकी एक और ख़ासियत क्या होती है कि इनका जो परसेंटेज ऑफ S करैक्टर है वो आप समझ रहे हो क्या हो सकता है, बताओ जी। परसेंटेज ऑफ S करैक्टर एल्कीन का, sp2 हाइब्रिडेशन है तो 33.3% ऑफ S करैक्टर ये कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। और इसको तोड़ने में भाई ऑब्वियसली बात है, सिंगल बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसको इस बॉन्ड डिसीजन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेरेटिव टू दूसरे वाले से। तो दिस इज़, ये तो आपको पता ही है इसके बारे में ना, अलग से इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जानते हो कि एल्कीन एक और अच्छी चीज़ दिखाता है, और वो क्या होता है, इसके आइसोमर्स। वो मैंने उसमें आपको पहले ही करा दिए, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एल्कीन के जो आइसोमर है ये आपके 2 बनते थे। एक को हम कहते थे सिस, दूसरे को हम क्या कहते थे, ट्रांस। इसमें जो ट्रांस वाला होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है ना, क्योंकि इसमें क्या होती है, लेस होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, SH कहते हैं शॉर्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस को। GOC के अंदर हमने वो डिटेल में पढ़ा भी हुआ है। और सिस जो होता है इसको अगर हम देखें तो ऑब्वियसली बात है ये लेस स्टेबल होता है,
और उसी के साथ साथ इसकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो लेस की जगह नहीं होती, वो हाई होती है, जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाता है। तो ये एक बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। ऐसे ही ट्रांस जो होता है उसका जो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा और सिस का ज़्यादा होगा। ऐसे ही ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमारा ज़ीरो होता है नियरली और सिस का नहीं होता। तो ये सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ये बेसिक बातें आपको याद दिलानी ज़रूरी थी। अब एल्कीन के अंदर हमने कुछ 4-5 पॉइंट्स समझ लिए हैं क्या है। अब इसकी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी प्रिपरेशन है इसकी, आसान आसान सी रिएक्शंस है। शुरू करते हैं जी। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? जब नोट हो जाए मुझे बता देना। ठीक है, तनीषा ने नोट कर लिया। ओके जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो लेट अस स्टार्ट दी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है ना, आसान आसान सी रिएक्शन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी टाइप की रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है वो है फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से हम लोग अल्कीन कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान रिएक्शन है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके ऊपर एग्ज़ामिनर की नज़र बहुत टाइम से है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट की जगह वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले इसकी रिएक्शन का इम्पोर्टेंट समझना, फिर इसको नोट करना। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अल्काइन ले रहे हैं। तो अल्काइन आप जानते हो कि ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया। इसको मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ में, H2 के साथ में, और वहाँ पे मैंने यूज़ करा PD/C। मैं लिखूँगा PD/C को हम क्या कहते हैं, पैलेडाइज चारकोल है वैसे ही। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बड़ा ही काम का प्रोडक्ट है हमारे लिए। प्रोडक्ट में आप एक चीज़ नोटिस करना कि मैंने R और R' ऊपर बनाया है और नीचे H और H बनाया है, जिससे आप समझ रहे हो कि ये क्या बन रहा है, आपका सिस एल्कीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, ये इसकी A रिएक्शन हो गई। अब इसकी B रिएक्शन में जाता हूँ मैं। B रिएक्शन के अंदर सेम रिएक्टेंट है मेरे पास, RC ट्रिपल बॉन्ड CR', फिर मैंने H2 से रिएक्ट कराया। लेकिन इस बार क्या करा मैंने, PD/C की जगह में क्या यूज़ करा है, सोडियम/लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनेगा इस बार। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डैश डैश, ये तो मैंने रखा ही, लेकिन अब मैंने क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, एक तरफ R है, इस तरफ R' है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये क्या बन रहा है, आपका ट्रांस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस एल्कीन। तो ये एक लौती ऐसी रिएक्शन है हमारे सिलेबस में जिसके अंदर हम लोग इस टाइप से कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, तो PD/C के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ PD/C, क्या है PD/C में। तो यहाँ पे हम लोग पैलेडाइज चारकोल होता है जो कि पार्शियली डीएक्टिवेटेड होता है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पॉइजनस मतलब जहरीला टाइप का सल्फ़र भी मिलाते हैं। ठीक है, तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल को ही हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिंडर्स कैटलिस्ट। तो जो PD/C है इसको हम लोग क्या कहते हैं, PD/C को क्या नाम बोला जाता है, लिंडर्स कैटलिस्ट। लिंडर साइंटिस्ट ने इसका नाम अपने नाम से रखा, और इसकी जो अंदर का कंटेंट है उसको आप लोग बोलोगे पार्शियली डीएक्टिवेटेड
पैलाडाइज्ड चारकोल, है ना, ये इसका नाम हो गया, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलाडाइज्ड चारकोल, उर्फ आप प्यार से क्या कह सकते हो उसे, लिंडर्स कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरे वाले का कोई ऐसा नाम नहीं है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, है ना, इसको लिखना है तो ऐसे लिख लो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये आपके पास एक और सिंपल सी आसान सी रिएक्शन आ गई, तो ये आपको अच्छे से समझनी है। दिस इज़ रिएक्शन नंबर 1 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो अल्काइन से हमने बनाया बेसिकली इसको, बस हाइड्रोजन को रिमूव करा है, दो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को ऐड करा है। तो है कौन सी रिएक्शन, ये हाइड्रोजनेशन कहेंगे इसे हम। इस रिएक्शन में कोई पूछे कि भाई इस प्रोसेस क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है सबको दोस्तों, ये नोट हो गया क्योंकि इसका गुड। अब मैं ये मीटिंग मेरे ख्याल से इसमें एक आधी मिनट बचा होगा, 10:39 हो गया है। सेम मीटिंग आईडी आप लोग दोबारा से ज्वाइन करना, ठीक है। मैं इस रिकॉर्डिंग को पहले देखता हूँ यार सेव कैसे होती है, एंड आप फिर ज्वाइन करना।